हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पीएसआईआर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही हेल्दी होंगे और काफी बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के एक और एमिनेंट स्कॉलर, पॉलिटिकल साइंटिस्ट जॉन लॉक के बारे में, जिन्हें फादर ऑफ लिबरलिज्म भी बोला जाता है, यानी कि उन्हें उदारवाद के जनक भी माना जाता है। सो फ्रेंड्स, बी एनर्जेटिक एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग जॉन लॉक की इंट्रोडक्शन को समझना उनके दिए गए एक प्यारे से कोट के साथ। नो मैंस नॉलेज हियर कैन गो बियॉन्ड हिज एक्सपीरियंस। फ्रेंड्स, इस कोट के थ्रू जॉन लॉक बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, कोई भी ह्यूमन बींग्स, ठीक है, कोई भी मानव, कोई भी व्यक्ति का जो नॉलेज होता है, उसका जो ज्ञान होता है, वो कभी भी उसके अनुभव यानी कि उसके एक्सपीरियंस के बियॉन्ड नहीं जा सकता है, ठीक है। या हम लोग यूं कह ले कि देखिए, अगर हम लोग नॉलेज और एक्सपीरियंस का कंपैरिजन करें तो हमेशा एक्सपीरियंस ज्यादा बड़ा होगा, ठीक है, रादर देन नॉलेज। और ऐसा क्यों होगा फ्रेंड्स? तो देखिए, जो नॉलेज होता है वो कभी भी किसी व्यक्ति के द्वारा कहीं से पढ़ करके, कहीं से सुन करके, कहीं से सीख करके, कहीं से जान करके अर्जित किया जाता है, ठीक है, उसे समझता है लोग। लेकिन जो एक्सपीरियंस होता है, जो अनुभव होता है, वो एक्चुअल में उस व्यक्ति ने अपने लाइफ में जिया होता है, ठीक है, उसे इम्प्लीमेंट किया होता है, ठीक है, और उस चीज से वो काफी अवगत होता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा अगर हम लोग इस तरीके से काम करेंगे तो। इसे फ्रेंड्स हम लोग को एक एग्जांपल के तौर पे समझना चाहे तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए हम लोग ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने आज तक सिर्फ थियोरेटिकली कहीं पे पढ़ा है, किसी से सुना है या कहीं पे देखा है, ठीक है, तो उसमें जो हमारा सक्सेस रेशियो होगा वो बहुत ही कम होगा, क्योंकि हम लोगों ने उसे कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए वही हम लोग ऐसा कोई काम करें जिसके साथ हम लोग यूज टू हो, ठीक है, उसमें हमारा काफी ज्यादा एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्टीज हो, तो हम लोग का जो सक्सेस रेशियो रहता है वो सक्सेस रेशियो बहुत ही ज्यादा वो बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू नॉलेज, जिसका बस हमें ज्ञान हो कि ऐसा करने से ऐसा रिजल्ट आ सकता है। तो फ्रेंड्स, उसी प्रकार से जॉन लॉक भी यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो नॉलेज होता है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो नॉलेज होता है वो कभी भी उसके अनुभव से बियॉन्ड नहीं जा सकता है। और ऐसा ये क्यों कह रहे हैं फ्रेंड्स? तो देखिए, इसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि देखिए, जितने भी फिलोसोफर होते हैं ना, वो जितने भी थ्योरीज दे रहे होते हैं, जितने भी उनके जो आइडियोलॉजीज रहते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अनुभव, उनके एक्सपीरियंस के बेस पे ही रहता है, ठीक है। जो आज तक उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होता है, देखा होता है, ठीक है, कि वहाँ पे क्या हो रहा है, ह्यूमन बींग्स कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनके बेसिस पे ही वो अपने सारे आर्ग्यूमेंट को, अपने सारे आइडियोलॉजीज को आगे डेवलप करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे जॉन लॉक भी कह रहे हैं कि देखिए, उनका जो अनुभव है वो ज्यादा बड़ा है, ठीक है, बजाय इसके कि वो कहीं से कुछ ज्ञान अर्जित कर ले, कुछ सीख ले, कुछ जान ले, उससे वो काफी ज्यादा बड़ा होगा कि वो खुद उस चीज को अनुभव करे, ठीक है। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जॉन लॉक के एक नए सीरीज को, ठीक है, जिससे हम लोग टोटल 7 पार्ट में कवर करने वाले हैं। और आज का जो वीडियो फ्रेंड्स, वो उनके इंट्रोडक्शन, उनके बायोग्राफी पे बेस्ड होने वाला है, ठीक है, जिसमें हम लोग ये समझेंगे कि आखिर जॉन लॉक थे कौन, ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे, इनका जो लाइफ स्केच है, हम लोग उस चीज को समझने का प्रयास करेंगे, किन किन चीजों से, किन किन कारकों से इनका लाइफ प्रभावित रहा, अफेक्टेड रहा, ठीक है। हम लोग उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जिनकी वजह से इनकी सोच को एक नई विचारधारा मिली, ठीक है, पूरे समाज को, आने वाले नए पॉलिटिकल साइंटिस्ट को एक सोचने का विचारधारा इनके थ्रू मिला, ठीक है। उन सारे कारकों को, उन सारी अफेक्टेड चीजों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे आज इनके बायोग्राफी के क्लास में, ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स देखिए, जो आज का जो वीडियो होने वाला है ना, जो इनका इंट्रोडक्शन, जो इनके बायोग्राफी पे बेस्ड है, वो एक्चुअली में हम लोगों के लिए एक बेस पिलर का काम करेगा, ठीक है, क्योंकि अगर हम आज का क्लास नहीं समझेंगे तो हम लोग उनके आने वाले सारे थ्योरीज, ठीक है, सारे क्लासेस को हम लोग समझने में बहुत ही मतलब परेशानी फेस करेंगे। कि देखिए, कहीं न कहीं जितने भी इनके थ्योरीज़ होंगे, जितने भी इनके आइडियोलॉजीज़ होंगे, वो डिपेंड करता है कि इनके एक्सपीरियंस की, ये कहाँ के रहने वाले थे, किन-किन चीज़ों से इनका जीवन प्रभावित रहा था। वो सारे चीज़ों से मिल कर के ही किसी भी थिंकर, जिसे हम लोग कहते हैं ना कि जो भी थिंकर होता है, जो भी फिलोसोफर होता है, वो अपने टाइम का बॉर्न होता है, ठीक है? अपने समय का वो जन्म, मतलब कि अपने टाइम के अकॉर्डिंग वो सारा फिलोसफी, सारा थ्योरीज़ देता है। तो कहीं न कहीं हम लोगों को उनके टाइम पीरियड को समझना पड़ेगा, किन-किन चीज़ों से अफेक्टेड रहा उनका लाइफ, उस चीज़ को काफ़ी डिटेल तरीके से हम लोगों को समझना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज आप लोग आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस ना करें, पूरा एंड तक वीडियो देखें, आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। तो बाद फ्रेंड्स, हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे कि जो लॉक्स का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट, उस चीज को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। फिर इन लोग इनके थर्ड वीडियो में जो इनका ह्यूमन नेचर को लेकर के जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है, हम लोग उस चीज को भी देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि जो जॉन लॉक है वो स्टेट ऑफ नेचर के बारे में क्या कहते हैं, ठीक है, और उसके बाद हम लोग इनके सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को भी पढ़ने
प्रयास करेंगे, ठीक है। क्यों हम लोग को पता है फ्रेंड्स कि जितने भी स्कॉलर है, ये जॉन लॉक, ठीक है, जेएस मिल, ये कहीं ना कहीं सोशल कॉन्टैक्ट के दौर के ही हैं। इसलिए हम लोग ये भी देखेंगे कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन था सोशल कॉन्टैक्ट को लेकर के। फिर हम लोग देखेंगे कि जो जॉन लॉक है वो प्रॉपर्टी राइट्स को काफी ज्यादा प्रमोट करते हुए दिखते हैं, ठीक है। तो हम लोग उनके प्रॉपर्टी राइट्स को भी समझेंगे कि आखिर क्यों ऐसा वो करते हैं, और उनके लास्ट में हम लोग समझेंगे कि आखिर इतने सारे कंट्रीब्यूशन के बाद, इतने सारे थ्योरीज देने के बाद भी इनका क्रिटिसाइज क्यों किया गया, ठीक है। आखिर क्यों इनको बहुत सारे स्कॉलर अलग अलग आर्गुमेंट के साथ क्रिटिसाइज करते हैं। गॉट इट। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं जॉन लॉक को समझना, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स देखिए, जॉन लॉक को समझने से पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ऐसे थिंकर, ठीक है, ऐसे बड़े फिलोसोफर जिनके लिए मतलब फादर ऑफ लिबरलिज्म जिसको कहा जाता हो, ठीक है, उदारवाद का जनक माना जाता हो, जिनके लिए ये टर्म यूज किया जाता हो, ये सेंटेंस यूज किया जाता हो कि फर्स्ट ऑफ ए ट्रेडिशन एंड लास्ट ऑफ द अदर, ठीक है, जिनके लिए इतने बड़े बड़े सेंटेंसेस का यूज किया जाता हो, आखिर वैसे ग्रेट फिलोसोफर को समझने के लिए हम लोगों को किस तरीके का अप्रोच चाहिए, ठीक है, जिसकी वजह से हम लोग ऐसे मतलब फिलोसोफर को काफी आसानी से समझ सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, कहीं ना कहीं हम लोगों को उनके कंट्रीब्यूशन को, उनके आइडियोलॉजीज को समझने का प्रयास करना पड़ेगा कि आखिर उनकी जो विचारधारा थी, ठीक है, वो आखिर ऐसा क्यों डेवलप हुआ, आखिर वो जिस तरीके का वो बातें कर रहे थे, ठीक है, जिस तरीके का वो बातें करने वाले आने वाले सारे थ्योरीज में, आखिर वो वैसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, वैसा कंट्रीब्यूशन देने के पीछे उनका क्या मतलब कि मकसद रहा होगा, ठीक है, आखिर उन्होंने किसी समय से, किसी दौर से आखिर वो गुजरे होंगे जिसकी वजह से वो सारे अफेक्टेड चीजों की वजह से सारी आइडियोलॉजीज को उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। आखिर उन्हें बोला जाता है क्या कि फर्स्ट ऑफ ए ट्रेडिशन एंड लास्ट ऑफ द अदर, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं जॉन लॉक के लिए। इसका मतलब क्या हुआ फ्रेंड? तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ए ट्रेडिशन का कहने का मतलब होता है इससे पहले जितने भी फिलोसोफर रहे, जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट रहे, ठीक है, और उनकी जो विचारधारा थी उनको ब्रेक करके कहीं ना कहीं जॉन लॉक ने उसे आगे बढ़ाया, ठीक है, और एक नई विचारधारा दी, ठीक है। एक आने वाले सारे फिलोसोफर को, सारे थिंकर को सोचने के लिए एक नया पाथ फाइंड करके दिया कि आप लोग इस डायरेक्शन में भी तो सोच सकते हो। आज तक आप लोग सोचते आ रहे थे कि ह्यूमन बींग्स इस ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, ठीक है, इतने ब्रूटिश होते हैं, मतलब क्रूएल होते हैं, लेकिन आप लोग इस विचारधारा के साथ भी तो जी सकते हैं, आप लोग इस विचारधारा के साथ भी तो आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो वैसा जितने भी फिलोसोफर पहले अपनी बातें कह रहे थे उनको उन्होंने ब्रेक किया, ठीक है, और एक नया ट्रेडिशन स्टार्ट किया उदारवाद का, ठीक है, जहां पे उन्होंने सबको लिबरल होने की एक प्रेरणा दी, ठीक है, और आने वाले सारे फिलोसोफर, सारे पॉलिटिकल साइंटिस्ट को सोचने का एक नया रास्ता दिया फ्रेंड्स। इसीलिए उन्हें कहा जाता है कि फर्स्ट ऑफ ए ट्रेडिशन, ठीक है। इस ट्रेडिशन का वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ऐसी बातें की, ठीक है, ऐसी विचारधारा को लाने का प्रयास किया, ठीक है। और साथ ही साथ बोला जाता है कि लास्ट ऑफ द अदर, ठीक है, जितने विचारधारा पहले से चल रही थी उसमें ये आखिरी थे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए जो मतलब कि जो मीडिएटर होता है, जो बीच में आता है, वो कहीं ना जो ब्रेक करता है लॉ को ना, वो कहीं ना कहीं उस चीज को फॉलो करते आ रहा होता है, उसके बाद ही वो लॉ को ब्रेक कर सकता है। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ से हम लोग को पता चलता है कि पहले जितने भी ट्रेडिशन चलते आ रहे थे, ठीक है, चाहे वो स्टेट ऑफ नेचर को लेकर के हो, सोशल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के हो, क्या ठीक है, या फिर ह्यूमन बिहेवियर को लेकर के ही क्यों ना हो, तो कहीं ना कहीं वो जॉन लॉक के साथ भी लागू हुआ होगा कहीं ना कहीं, ठीक है, और उन्होंने उस चीज को गलत पाया होगा, ठीक है, उन्होंने समझा होगा कि नहीं ऐसा नहीं होता है, और इसीलिए उन्होंने ब्रेक करके आगे बढ़ने का सोचा होगा, ठीक है। और यहीं से हम लोग को पता चलता है कि इसीलिए उनको इस वर्ड का यूज किया जाता है, सेंटेंसेस से नवाजा जाता है कि फर्स्ट ऑफ अ ट्रेडिशन एंड लास्ट ऑफ द अदर। यहाँ से फ्रेंड्स क्या हुआ कि जॉन लॉक के कंट्रीब्यूशन के द्वारा मानव उदारवाद की विचारधारा को प्रमोशन मिला, ठीक है, उसको प्रमोट किया गया, और एक मतलब कि अगर हम लोग देखें कि पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में एक नया कंट्रीब्यूशन मिला, एक नया जागरण हुआ, ठीक है, एक नया जागरण आया, ठीक है, एक नया रिनेसा पीरियड आया, और उसके बाद जितने भी पॉलिटिकल फिलोसोफर हुए, जितने भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए, कहीं ना कहीं इसी विचारधारा को लेते हुए आगे बढ़े कि नहीं, जो ह्यूमन रोल होता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, उनका कंट्रीब्यूशन समाज में बहुत ही बड़ा होता है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, ठीक है, सोशल लेवल पे हो, इकोनॉमिकल लेवल पे हो, वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा होता है। और इसीलिए हम लोग कभी भी किसी भी ह्यूमन बींग्स को ऐसे कम करके नहीं आंक सकते हैं, ठीक है। हम लोगों को उनको लिबरल करना होगा, ठीक है, उन्हें सोचने की क्षमता देनी पड़ेगी। हम लोग ऐसा नहीं समझ सकते कि जो ह्यूमन बींग्स है वो आज भी स्टेट ऑफ नेचर में रह रहे हैं, उनका जो माइंड है वो बहुत ही कंसाइज है, ऐसा हम लोग अब नहीं मान सकते हैं कि वो ब्रुटल होते हैं, क्रूश होते हैं, ठीक है, वो अपनी मतलब सेल्फिश नेचर के होते हैं, ऐसा हम लोगों को नहीं मानना होगा। और इस चीज को ब्रेक करने में सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन रहा फ्रेंड्स, वो जॉन लॉक का रहा। और इसीलिए हम लोगों को भी ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि वो एक पहले व्यक्ति थे अपने ट्रेडिशन के, जिन्होंने इस ट्रेडिशन को इस्टेब्लिश किया, ठीक है, और वो लास्ट फिलोसोफर रहे जिन्होंने पहले के ट्रेडिशन को फॉलो करते आ रहे थे। गेटिंग इट फ्रेंड्स? ये फ्रेंड्स पहले हम लोग समझ लेते हैं इनके छोटे से ब्रीफ लाइफ स्केच को कि आखिर इनके जीवन कहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, कैसे खत्म हुआ। पहले हम लोग इनके एक लाइफ स्केच को काफी ब्रीफ तरीके से समझ लेते हैं ताकि हम लोगों को इनके बारे में समझने में और भी आसानी हो, ताकि इनके सारे थ्योरीज को, इनके सारे कॉन्ट्रीब्यूशन को हम लोग काफी इजिली ग्रैप कर सकें। गेटिंग इट?
देखिए, जो जॉन लॉक थे ना वो एक इंग्लिश फिलोसोफर थे, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने अभी तक पढ़ा तो हम लोगों को पता चला कि जो जॉन लॉक है वो एक इंग्लिश फिलोसोफर है और ये काफी इनलाइटेंड फिलोसोफर थे, ठीक, काफी इनलाइटेंड इंटेलेक्चुअल्स थे, बहुत ही ये बुद्धिमान व्यक्ति थे। अपने जीवन काल से ही बहुत ही समझदार, बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति रहे थे, कौन? जॉन लॉक। और कहीं ना कहीं इसीलिए उनका जो पढ़ने का रुचि था, उनका जो समाज को जानने का रुचि था, ठीक है, पॉलिटिक्स को समझने का जो उनका रुचि था, वो उनको कहीं ना कहीं उनको लिबरलिज्म का पिता बनाने में उनको बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा उनका रोल प्ले करता है। और इतनी बड़ी उपाधि उनको मिलना अपने आप में ही ये बताता है कि वो कितने ज्यादा वो इनलाइटेंड इंटेलेक्चुअल्स रहे होंगे अपने लाइफ में, ठीक है। और फिलोसोफर होते ही इंटेलेक्चुअल्स है, लेकिन आखिर इतना बड़ा मतलब कि उसको उपाधि मिलना, तो ये अपने आप में बताता है कि जॉन लॉक का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा रहा होगा उस समय के दौर में। तो फ्रेंड्स, जो जॉन लॉक थे उनका जन्म 29 अगस्त 1632 में, ठीक है, इंग्लैंड में एक जगह थी सोमरसेट, वहां पे एक प्लेस था रिंगटन, ठीक है, वहां पे उनका जन्म होता है। और फ्रेंड्स, इंग्लैंड के सोमरसेट में उनका जन्म होने के बाद फिर वो क्या होता है, जो उनके पिता होते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं, वो एक अटॉर्नी होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वो एक लैंड ओनर होते हैं। और फ्रेंड्स, इस चीज से हम लोग को पता चलता है कि अगर उसके पिता एक लैंड ओनर थे, एक अटॉर्नी थे, तो वो कहीं ना कहीं एक वो रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, वो मिडिल फैमिली से या फिर लोअर क्लास फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। ये चीज हम लोगों को दिखाता है कि जो उनके जो पेरेंट्स थे, उनके जो पिता थे, वो लैंड ओनर थे, ठीक है, यानी कि वो जमींदार थे। अटॉर्नी का भी उन्होंने रोल प्ले किया हुआ था, ठीक है। लेकिन जो उनके जो पिता थे फ्रेंड, जो लॉक के जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनके जो मदर फादर थे, वो प्यूरिटन्स थे, ठीक है। प्यूरिटन्स कहने का मतलब क्या हुआ? प्यूरिटन्स का मतलब वो होता है फ्रेंड जो बदलाव चाहता है, ठीक है, जो मॉडर्न एरा की ओर आना चाहता है, जो आज तक चर्च के अंतर्गत रह रहा था, ठीक है, जो रिलीजन के अंदर बाउंड होकर के रह रहा था, वो अब बदलाव चाहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम चाहते हैं, डेमोक्रेसी चाहते हैं, गवर्नमेंट चाहते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं प्यूरिटन्स, ठीक है। और उसके जो पेरेंट्स थे वो भी उसी विचारधारा के थे, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, हम लोग को ये भी देखने को मिलता है कि उनके जो पेरेंट्स थे, ज्यादातर वो इंग्लैंड के चर्च के अंदर ही रहते थे, ठीक है, यानी कि उनका यहाँ तो फ्रेंड्स हम लोग को दो चीज का पता चलता है, ठीक है। जो इनके पिता थे वो प्यूरिटन्स थे, यानी कि वो बदलाव चाहते थे, और साथ ही साथ लेकिन वो इंग्लैंड के चर्च के अंदर भी बहुत ज्यादा अपना लाइफ वो कंट्रीब्यूट किए हैं, बहुत ही ज्यादा वो अपना समय व्यतीत किए हैं। तो ये दिखता है हम लोगों की जो लॉक का जो विजन होगा वो कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों से इम्पैक्टेड रहा होगा। अगर इन दोनों चीजों से इम्पैक्टेड रहा होगा तो उनके जितने भी आइडियाज है, ठीक है, चाहे वो जितनी भी उन्होंने थ्योरीज दी हो, वो कहीं ना कहीं फ्रेंड्स देखिए, जब इन्होंने प्यूरिटन्स को देखा था तो इनको मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम का भी इंपॉर्टेंस का पता होगा। इन्होंने चर्च में अपना समय व्यतीत किया तो इनको चर्च का भी इंपॉर्टेंस का पता होगा। और ये पॉइंट्स फ्रेंड्स इनके लाइफ में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करता है, इनके विजन को, ठीक है, लॉक के विजन को, उसके आइडियाज को एक मेकिंग देने में, ठीक है, एक नया रास्ता देने में बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा किसका, मतलब इंग्लैंड के चर्च का। और साथ ही साथ उनके जो पेरेंट्स थे, ठीक है, उनके अंदर जो फीलिंग्स थे प्यूरिटन्स को लेकर के, यानी कि बदलाव की जो भावना थी, ये दोनों चीजों का जो मिश्रण था वो लॉक के विजन में हम लोगों को दिखता है, लॉक की आइडियाज में हम लोगों को दिखता है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए, जो जॉन लॉक थे जब वो 10 ईयर के थे, ठीक है, तो उन्होंने इंग्लिश में सिविल वॉर देखा था। इंग्लिश सिविल वॉर कहने का मतलब क्या होता है, जो इंग्लैंड में सिविल वॉर हुआ था उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, कब? जब वो महज 10 साल के हुआ करते थे, ठीक है। इंग्लिश सिविल वॉर क्या था, तो बेसिकली वो देखिए चार्ल्स वन का और साथ ही साथ वो पार्लियामेंट्री फोर्सेस के बीच में एक वॉर हुआ था, ठीक है। जो चार्ल्स वन थे वो मोनार्की स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, ठीक है, यानी कि वो राजतंत्र स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, कहाँ पे? इंग्लैंड में। जबकि जो प्यूरिटन्स थे वो प्यूरिटन पार्लियामेंट्री फोर्सेस को स्टैब्लिश करना चाह रहे थे, यानी कि वो डेमोक्रेसी लाना चाह रहे थे, जहाँ पे लोगों की अकॉर्डिंग वहां पर गवर्नमेंट चले, लोगों के अकॉर्डिंग वहां पर सत्ता चले, ना कि किसी राजा का, ना ही किसी रानी का शासन हो, ठीक है। जबकि जो इंग्लिश सिविल वॉर था वो मोनार्की और पार्लियामेंट्री फोर्सेस को लेकर के ही वहां पे वॉर हुआ था। फ्रेंड्स, अगर हम लोग इस इंग्लिश सिविल वॉर के रिजल्ट की बात करें तो वो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री फोर्सेस के वहां पे मतलब कि विजय हुआ था, ठीक है, जीता था किसके ऊपर? मोनार्की के ऊपर, और क्रॉम्वेल उनके लीडर थे, ठीक है। क्रॉम्वेल के अंडर उन्होंने क्या किया था, पार्लियामेंट्री फोर्सेस का एस्टैब्लिशमेंट किया था, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का वहां पे एस्टैब्लिश किया था। जो क्रॉम्वेल थे फ्रेंड्स वो उनके लीडर थे, उनका पूरा नाम था ओलिवर क्रॉम्वेल। और उन्होंने इंग्लिश सिविल वॉर को जीतने के बाद क्या किया था, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का एस्टैब्लिशमेंट वहां पे किया था इंग्लैंड में। उसके बाद फ्रेंड्स हम लोग को ये भी पता चलता है कि जो जॉन लॉक का जो थ्योरी रहा है, उनका पॉलिटिकल थ्योरी को लेकर के, पॉलिटिकल के जितने भी सारे कंट्रीब्यूशन रहे फिलोसफी में उनके, उसमें हम लोग को उनका दो कंट्रीब्यूशन दिखता है, ठीक है, खास करके, यानी कि दो कंट्री का जो मिश्रण होता है वो हम लोग को दिखता है, क्योंकि इनका जो जीवन रहा वो ज्यादातर इंग्लैंड में बीता या तो उसे अमेरिका में बिताया है, ठीक है।
इसीलिए फ्रेंड्स उनके थ्योरी में मतलब जितने भी उनके कंट्रीब्यूशन है उसमें हम लोगों को दोनों कॉन्टिनेंट का बहुत ज्यादा एमिनेंट रोल दिखता है। एक यूके का, ठीक है, यानी कि एक इंग्लैंड का, ब्रिटेन का, और एक अमेरिका का, ठीक है, एक यूएसए का कंट्रीब्यूशन हम लोगों को बहुत ही ज्यादा दिखता है उनके लाइफ में। उनके जितने भी आइडियाज थे, उनके जितने भी विजन थे, जितने भी उनके कॉन्ट्रीब्यूशन रहे, उन सबों में हम लोगों को दिखता है कि अमेरिका का भी और साथ ही साथ इंग्लैंड का भी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है उनके लाइफ में। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और इसे और भी डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए 1652 में क्या होता है कि ऑक्सफोर्ड के एक कॉलेज में जहाँ पे जॉन लॉक अपना एडमिशन करवाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो बहुत ही सारी डाइवर्स सब्जेक्ट्स को वहाँ पे उसको अध्ययन करने का मौका मिलता है, जहाँ पे वो बहुत सारी किताबें वो पढ़ते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, जैसे कि केमिस्ट्री हो गया, मेडिकल हो गया, फिजिक्स हो गया और एक्सपेरिमेंटल फिलोसफी, यानी कि जितने भी दार्शनिक पहले रह चुके थे, उनसे पहले जितने भी फिलोसोफर रह चुके थे, उनके बारे में उनको पढ़ना बहुत ही ज्यादा पसंद था। और ये हम लोगों ने पहले भी सुना फ्रेंड्स कि वो काफी इंटेलेक्चुअल स्टडी के, काफी वो इंटेलेक्चुअल माइंडसेट के थे, और इसी उन्हें पढ़ना, जानना, पॉलिटिकल पे डिबेट करना बहुत ही ज्यादा उसे इंटरेस्टिंग लगता था। और इसीलिए फ्रेंड्स वहां पर उन्होंने बहुत सारे सब्जेक्ट्स का अध्ययन किया और फाइनली क्या हुआ फ्रेंड्स कि आखिर वो 1656 में बैचलर डिग्री ले लेते हैं, यानी कि वो वहां पे वो ग्रेजुएट हो जाते हैं, ठीक है। और 1658 में वो मास्टर्स का डिग्री लेते हैं, यानी कि वो उस टाइम वो अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। कब? 1658 में। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड्स कि देखिए जो ऑक्सफोर्ड में जब जॉन लॉक पढ़ रहे होते हैं तो वहां पे वो एक व्यक्ति से मिलते हैं, ठीक है, एंथनी एस्ले कूपर, ठीक है। एंथनी एस्ले कूपर कौन थे? तो फ्रेंड्स ये जो थे एक प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फिलोसोफर थे, ये भी इंग्लैंड के रहने वाले थे, बहुत बड़े फिलोसोफर थे, बहुत बड़े ये पॉलिटिशियन थे, ठीक है। कौन? एंथनी एस्ले, ठीक है। और साथ ही साथ ये फाउंडर थे किसके? विग पार्टी के। एक पॉलिटिकल पार्टी था कहाँ का? इंग्लैंड का, जिसके वो फाउंडर थे एंथनी एस्ले कूपर, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए बाद में जो एंथनी एस्ले थे उन्होंने द अर्ल ऑफ सेफ्ट्सबरी को भी ज्वाइन किया था। ये बहुत बड़ा पद होता था उस टाइम, ठीक है, जिसको ज्वाइन किया था एंथनी एस्ले कूपर ने। फ्रेंड्स बात आती कि आखिर दोनों ये मिले कैसे, ठीक है। तो जब ये ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे तो एंथनी एस्ले कूपर जो थे वो एक मतलब कि पेशेंट थे, ठीक है, वो लीवर इन्फेक्शन से पीड़ित थे, ठीक है, उनका लीवर में प्रॉब्लम हो गया था। तो उसे ट्रीट किया था, उसे अच्छा किया था, उसे सही किया था कौन? जॉन लॉक ने, क्योंकि जॉन लॉक ने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की थी, ठीक है। उन्हें एक फिजिशियन के तौर पे उन्होंने ट्रीट किया था, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि जो जॉन लॉक थे वो एंथनी एस्ले का पर्सनल फिजिशियन बन गए। कहने का मतलब क्या हुआ, उन्होंने एज ए पर्सनल फिजिशियन उसको ट्रीट किया, ठीक है। पर्सनल डॉक्टर, जैसे हम लोग बोलते हैं कि मेरे हमारे फैमिली डॉक्टर है, तो उस तरह से उनके फैमिली डॉक्टर बन करके जॉन लॉक ने एंथनी एस्ले को ट्रीट किया था, उनके लीवर इन्फेक्शन से उसे बचाया था। और उसी के बाद क्या हुआ फ्रेंड, जब उन्होंने उनका इलाज किया एंथनी एस्ले का, तो वहां से जॉन लॉक का और एंथनी एस्ले का जो मतलब कि फ्रेंडशिप था वो काफी ज्यादा गहरा हो गया। और साथ ही साथ हम लोग को ये भी पता चलता है फ्रेंड्स कि जो एंथनी एस्ले थे वो बहुत बड़े पॉलिटिशियन तो थे ही, तो कहीं ना कहीं जॉन लॉक को यहाँ पे मौका मिला क्या चीज करने का? पॉलिटिक्स में अपना पैर रखने का। इसी वजह से क्या होता है फ्रेंड्स, मतलब कि लॉर्ड एस्ले के इन्फ्लुएंस में आकर के, उनके साथ रह करके लॉक को बहुत ही ज्यादा बड़ा अपॉर्चुनिटी मिलता है किस चीज के लिए? बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिलने के लिए, पॉलिटिक्स को समझने के लिए, पॉलिटिक्स को जानने के लिए। उन्होंने पॉलिटिक्स को बहुत ही क्लोज देखा, बहुत ही क्लोजली उसे ऑब्जर्व किया, ठीक है, कि कैसे पॉलिटिक्स को रन किया जा रहा है, उसके पीछे का मोटिव क्या है, ठीक है, आखिर जितने भी वहां पे कार्य हो रहे थे, ठीक है, उसमें पॉलिटिक्स का क्या रोल रहा था, उसको समझने का बहुत ही बड़ा मौका मिला। कब? जब वो लॉर्ड एस्ले के करीब आए, ठीक है, उनके साथ जब वो रहने लगे, एज ए पर्सनल फिजिशियन उसको ट्रीट किया, ठीक है, तब से उन्होंने काफी ज्यादा गहरा रिलेशन बन गया और वहां से उनको अपॉर्चुनिटी मिला ताकि वो सारे पॉलिटिशियंस को अच्छे तरीके से वो समझ सके, पॉलिटिक्स को समझ सके। और उन्हें वहां पे उन्हें काफी गहरे तरीके से उन्होंने अध्ययन किया कि पॉलिटिक्स आखिर कैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है। और बाद में फिर क्या होता है फ्रेंड, जब वो पॉलिटिक्स को काफी अच्छे तरीके से समझ जाते हैं, फिर जॉन लॉक अपने मतलब डिप्लोमेटिक साथ ही साथ वो पॉलिटिकल करियर भी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब लॉक डिप्लोमेटिक पॉलिटिकल करियर को अपना स्टार्ट कर रहे थे तो उसके बाद उन्होंने बहुत सारे पोस्ट पे अपना सर्विस दिया, ठीक है, जैसे कि सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन, ठीक है। ये एक पोस्ट था, ये डिप्लोमेटिक पोस्ट था, ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। फिर था फ्रेंड्स का सेक्रेटरी ऑफ द लॉर्ड प्रोप्राइटरी ऑफ कैरोलिना, ठीक है। तमाम पोस्ट थे, ठीक है, जो डिप्लोमेटिक थे, पॉलिटिकल करियर था, उन सभी चीजों पे उन्होंने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है। और ये कब हो पाया फ्रेंड्स? तो ये तब संभव हुआ था जब वो लॉर्ड एंथनी एस्ले के करीब आए थे, ठीक है, उनके साथ रहने लग गए थे, क्योंकि वो पहले से पॉलिटिशियन थे, ठीक है। और उनके साथ रह रह करके क्या हुआ कि इनको भी अनुभव हो गया पॉलिटिक्स कैसे वर्क करता है। और जब उन्होंने काफी अच्छे तरीके से समझ लिया तब इन्होंने भी स्टार्ट किया अपना पॉलिटिकल करियर, ठीक है। फिर वो डिप्लोमेट में भी रहे, ठीक है, डिप्लोमेटिक रोल प्ले करते हुए उन्होंने काफी सारे पद को अपना मतलब निर्वहन किया था, ठीक है। काफी सारे पोस्ट पे ये मतलब पोस्टेड रह चुके थे, जैसे सेक्रेटरी ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड एंड प्लांटेशन, सेक्रेटरी ऑफ द लॉर्ड प्रोप्राइटर्स ऑफ कैरोलिना, ठीक है। ये सब तमाम पोस्ट पे वो सारे पहले से ही रह चुके थे। गेटिंग इट फ्रेंड्स? चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसकी और डिटेल में काफी अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए
जैसा कि हम लोगों को पहले पता है, जैसा हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो जॉन लॉक थे वो काफी करीब से देखे थे सिविल वॉर को, ठीक है। उन्होंने सिविल वॉर को देखते हुए काफी मतलब अपने नजदीकी से देखा था, जब वो महज 10 साल के थे, कि कैसे मतलब इतना ब्रूटली वहां पे क्राइम हो रहा है, लोगों के साथ मर्डर हो रहा है, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है। तो उन्होंने उसको बहुत मतलब अंदर से झिंझोड़ दिया, ठीक है, जॉन लॉक को। और मतलब उन्हें सोचने में बहुत ज्यादा मजबूर कर दिया कि आखिर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में ऐसा क्या है, पावर में ऐसा क्या है, ठीक है, जिससे लोग पाने के लिए इतने मतलब ब्रूटल हो जा रहे हैं, इतने लोग मतलब कि क्रूअल हो जा रहे हैं कि लोगों की राइट्स के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि आखिर ऐसा वो क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स देखिए क्या हुआ था, जब इंग्लिश सिविल वॉर हुआ था तो वहां पे चार्ल्स टू वहां के एक किंग थे, ठीक है, उसको पब्लिकली असैसिनेट किया गया, पब्लिकली उसे मार दिया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ उनके जो भाई थे चार्ल्स टू का, जिसका नाम था जेम्स टू, ठीक है, उन्होंने काफी करीब से उसे मारते हुए देखा था, उसका पब्लिकली असैसिनेशन किया गया था इंग्लिश सिविल वॉर के दौरान। और उसे फ्रेंड्स अपनी आंखों से देखे हुए जॉन लॉक ने क्या हुआ, बहुत ही वो सहम गए थे इस चीज को देख करके, इस सीन को देख करके। और फ्रेंड्स क्या होता है फिर, चूंकि बाद में जॉन लॉक क्या करते हैं कि लॉर्ड एस्ले के करीब आ चुके होते हैं, ठीक है, उनसे वो अवगत होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि बाद में वो हॉलैंड वहां से चले जाते हैं, ठीक है। इंग्लैंड को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं, वो हॉलैंड चले जाते हैं, कब, 1683 में, ठीक है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, जो लॉर्ड एस्ले थे वो एक पॉलिटिशियन थे, और साथ ही साथ लोगों को ये पता चल चुका था कि जो जॉन लॉक है वो कहीं ना कहीं उनका करीबी है, किनके, लॉर्ड एस्ले के, ठीक है। और इसीलिए कहीं ना कहीं जॉन लॉक के ऊपर भी जान का खतरा बना हुआ था, इसीलिए वो हॉलैंड भाग जाते हैं, कब, 1683 में उसको भागने का मजबूर कर देता है, ठीक है, वहां से स्केप कर जाता है, वो भाग जाता है वहां पे, ठीक है। किस चीज से बचने के लिए, अपने एक्यूजेशन से बचने के लिए, ठीक है, उनपे जो इल्जाम लग सकते थे उनसे वो बचने के लिए वहां से वो हॉलैंड चले जाते हैं। और वो तब तक नहीं आते हैं जब तक इंग्लैंड में ग्लोरियस रिवॉल्यूशन नहीं आता है। तो ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या था फ्रेंड, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन इंग्लैंड में 1688 में हुआ था, ठीक है, जिसे हम लोग काफी डिटेल में समझेंगे आगे, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, ग्लोरियस रेवोल्यूशन के बाद इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस बुक जो रहा है, जो इनके लाइफ का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है, वो बुक था इनका टू ट्रेटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, जिसमें इन्होंने गवर्नमेंट के रोल को बताया था कि गवर्नमेंट का रोल क्या होता है, ठीक है, उनका क्या काम होता है गवर्नमेंट का स्टेट में, आखिर गवर्नमेंट कैसे स्टेट को अच्छे तरीके से रन कर सकता है। उन्होंने इस चीज को काफी अच्छे से, काफी डिटेल तरीके से उसे एक्सप्लेन किया था। वो बुक पब्लिश होता है कब, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद पब्लिश होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और जब वो बुक पब्लिश होता है तो लोग क्या होता है कि वहाँ के इंग्लैंड के जो लोग होते हैं वो जॉन लॉक की बुक को पढ़ते हैं, ठीक है, कि जॉन लॉक आखिर इस बुक के थ्रू कहना क्या चाह रहे हैं। जो उनका किताब था, जो उनका मतलब सबसे बड़ा राइटिंग्स था, जो सबसे बड़ा वर्क था उनका, टू क्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, उन्होंने उसके माध्यम से बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया, जगाने की कोशिश किया लोगों की कि आगे लोग जो ऐसे कर रहे हैं, जितने ब्रूटल बन रहे हैं गवर्नमेंट को लेकर के, ठीक है, पब्लिक को लेकर के, पॉलिसी को लेकर के, कुर्सी को लेकर के, पावर को लेकर के, आखिर ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे का मोटिव क्या है, ठीक है। उन्होंने इस चीज को काफी डिटेल में अध्ययन किया था। अब फ्रेंड्स क्या होता है कि लोगों को समझ में आता है कि नहीं, आखिर हम लोग जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं वो कहीं ना कहीं सही नहीं है, ठीक है, वो गलत है। और उसी को समझने के बाद फिर क्या होता है, वहां पे लोगों में बदलाव आता है, वहां पे ग्लोरियस रिवॉल्यूशन होता है, ठीक है। और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद फिर क्या होता है, इंग्लैंड वापस आ जाते हैं, कौन, जॉन लॉक, ठीक है। चलिए पहले हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं ब्रीफ में कि आखिर इंग्लिश सिविल वॉर क्या था और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या था, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जो इंग्लिश सिविल वॉर था वो 1642 में स्टार्ट होता है और 1651 में वो कंप्लीटली खत्म हो जाता है, ठीक है। तो इंग्लिश सिविल वॉर में एक्चुअली था क्या, तो बेसिकली फ्रेंड्स वो कॉन्फ्लिक्ट था जो कि इंग्लिश के यानी कि इंग्लैंड के वो अंदर के रहने वाले सिविलियंस के बीच में था, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए जब किसी भी रहने वाले व्यक्ति में, ठीक है, मान लीजिए एक कोई भी प्लेस है, एक कोई भी कम्युनिटी है, वहां के रहने वाले कुछ जो लोग हैं उनके बीच में जब डायकोटॉमी होने लगती है, डायकोटॉमी कहने का मतलब होता है जब उनके आइडियोलॉजी में ही विरोधाभास आ जाता है, उनके आइडियोलॉजी में ही जब डायकोटॉमी दिखने लगता है हम लोगों को, तो फिर वहां पे क्या होता है फ्रेंड्स कि वहां पे विरोध आने के, कॉन्फ्लिक्ट का जन्म होता है, ठीक है। और वही हुआ था इंग्लैंड में भी सिविल वॉर के दौरान। वहां पे क्या हुआ, जो वहां के मोनार्की थे, ठीक है, जो वहां की गवर्नमेंट थे, जो वहां के कुछ लोग चाहते थे कि राजतंत्र आए, ठीक है, वो ऐसा कौन चाहते थे, जो जो लोग कैथोलिक थे, ठीक है, यानी कि जो लोग चर्च को प्रमोट करते थे, ठीक है, वो लोग चाहते थे कि नहीं, हमारे यहाँ पे मोनार्की आए, राजतंत्र आए, ठीक है। राजतंत्र रहेगा तो क्या होगा, वहां पे रिलीजन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा, ठीक है, रिलीजन भी वहां पे बहुत ही बड़ा इमिनेंट रोल प्ले कर सकता है। और ये चाहते थे कौन लोग, तो ये चाहते थे वो लोग जो लोग कैथोलिक थे, ठीक है, जो लोग चर्च से प्यार करते थे, जो लोग चर्च की सपोर्ट करते थे, वो लोग उनको मोनार्की को सपोर्ट करते थे। ये हो गए एक वर्ग के लोग। दूसरे वर्ग के लोग कौन हो गए फ्रेंड, तो दूसरे वर्ग के लोग हो गए पार्लियामेंट के सपोर्टर, ठीक है, जो लोग डेमोक्रेसी चाहते थे, जो लोग चाहते थे कि नहीं, पीपल के आने के, वहां के रहने वाले सिटीजन के अकॉर्डिंग वहां पे गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाए, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग वहां पे
कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आए, लेकिन वहाँ पे पीपल के अकॉर्डिंग आए, ठीक है। तो वो लोग चाहते थे पार्लियामेंट को स्टैब्लिश करना, और वो लोग कौन थे? तो वो लोग थे प्रोटेस्टेंट, ठीक है। जो लोग बदलाव चाहते थे, जो लोग मॉडर्न एरा की ओर आना चाह रहे थे, क्योंकि मोनार्की और रिलीजन तो मिडिवल टाइम से चलते आ रहा था, ठीक है। तो जो उसे ट्रेडिशन को फॉलो करने वाले लोग थे, उसे कहते थे हम लोग कैथलिक, ठीक है। जो मोनार्की को स्टैब्लिश करना चाहते थे, और जो लोग बदलाव चाहते थे, उसे हम लोग कहते थे प्रोटेस्टेंट, यानी कि जो पार्लियामेंट एस्टैब्लिश करना चाहते थे, मॉडर्न एरा की ओर आना चाहते थे। इन्हीं फ्रेंड दोनों विचारधारा को लेकर क्या हुआ कि कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ, और उसी से वहां पे बहुत ही बड़े पैमाने पे इंग्लिश सिविल वॉर का रूप ले लिया वो। और इस वार की वजह से क्या हुआ फ्रेंड्स कि इस सिविल वॉर के कारण क्या हुआ, जो इंग्लैंड का इंटरनल सिचुएशन था वो बहुत ही खराब हो गया, बहुत ही केयोटिक हो गया वहां पे, मतलब बहुत ही ज्यादा वो अराजकता भरा हुआ वहां पे माहौल हो गया। क्योंकि फ्रेंड देखिए, कहीं भी मान लीजिए वॉर होगा ना, तो वहां पे कभी भी बेनिफिट नहीं होता है, दोनों टीमों को लॉस ही होता है, ठीक है। चाहे वो टीम ए हो या टीम बी हो, किसी को थोड़ा कम लॉस होगा, किसी को थोड़ा ज्यादा लॉस होगा, लेकिन बेनिफिट कभी भी किसी को वॉर में होता ही नहीं है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हुआ, इतने ज्यादा वहां पे अराजकता आ गई, तो वहां पे कंप्लीटली अनस्टेबल आ गई, मतलब अनस्टेबिलिटी आ गई इंग्लैंड में, ठीक है। कुछ भी सही से वहां पे नहीं चलने लगा, ना तो मोनार्की सही से चल पा रहा था, ना तो पार्लियामेंट ही सही से चल पा रहा था, ठीक है। फिर क्या होता है फ्रेंड कि चार्ल्स को मार दिया जाता है, और वहां पे मोनार्की का खात्मा हो जाता है, मोनार्की एबॉलिश्ड हो जाता है, ठीक है। और जो किंग चार्ल्स वन होते हैं, उसे पब्लिकली उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, यानी मार दिया जाता है, कब? 1649 में। उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, जब चार्ल्स वन का मृत्यु हो जाता है 1649 में, तब उनका मृत्यु के बाद फिर क्या होता है कि वहां पे पार्लियामेंट का इस्टेब्लिशमेंट होता है, किसके अंडर? तो उसका जो लीडर होते हैं वो होते हैं ओलिवर क्रॉमवेल, ठीक है। जो नेतृत्व करते हैं पार्लियामेंट का। इंग्लिश सिविल वॉर के बाद क्या करते हैं वो, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का वो इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करते हैं, कहाँ पे? इंग्लैंड में। फ्रेंड, इंग्लिश सिविल वॉर का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, ठीक है, कि आखिर वो क्या था, ठीक है, किसे किसके बीच में हुआ, और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हम लोग समझे इंग्लिश सिविल वॉर को। अब चलिए हम लोग थोड़ा समझते हैं आखिर ग्लोरियस रिवॉल्यूशन क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, ग्लोरियस रिवॉल्यूशन वैसा रिवॉल्यूशन था जिसमें एक भी मतलब बूंद खून नहीं बहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही प्यार पूर्वक, मतलब बहुत ही इजी तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन आया था, ठीक है। किसी से ट्रांसफॉर्मेशन आया था? तो ब्रिटेन में ट्रांसफॉर्मेशन आया था एब्सोल्यूट मोनार्की, जो वहां पे प्योरली मतलब राजतंत्र चल रहा था, वो उससे वहां पे मतलब कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट होता है। ये हम लोगों को रिजल्ट दिखता है किसका? ग्लोरियस रिवॉल्यूशन का। और ये मतलब कि ये प्योरली ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, उसमें एक भी बूंद किसी का भी मतलब खून नहीं बहा था, क्योंकि ये काफी शांतिपूर्ण तरीके से हुआ था, इसीलिए इन्हें ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कहा जाता है, जो कि इंग्लैंड में 1688 में हुआ था। और फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन अगर अक्सर एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन कब हुआ था, इसके रीजन क्या थे, और इसका रिजल्ट क्या था, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्टेड मतलब जो पॉइंट रहा था वो ये था कि इसमें बिल्कुल भी ब्लड का लॉस नहीं हुआ था, ठीक है। एकदम ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, और इसमें कंप्लीटली एबॉलिश हो गया था मोनार्की, ठीक है। और वहां पे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और चूंकि फ्रेंड्स ये ब्लडलेस रिवॉल्यूशन था, इसलिए जॉन लॉक ने भी इसे काफी बड़े पैमाने पे सपोर्ट किया था इस रिवॉल्यूशन को, ठीक है। और इसी रिवॉल्यूशन के बाद क्या होता है कि जॉन लॉक हॉलैंड से वापस इंग्लैंड आ जाते हैं, ठीक है। और उन्होंने उनके जो बुक होते हैं उनको पब्लिश मतलब हो जाता है, उसके बाद वो वापस आ जाते हैं कहाँ पे? इंग्लैंड, और आकर के फिर अपने लाइफ को इंग्लैंड में ही व्यतीत करने लग जाते हैं। गेटिंग इट फ्रेंड? तो हम लोगों ने अभी तक देखा क्या? तो हम लोगों ने इंग्लिश वॉर को और ग्लोरियस रिवॉल्यूशन को, दोनों को काफी डिटेल तरीके से समझ लिया, ठीक है फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और भी कुछ इनके नए फैक्ट को जानने का प्रयास करते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने अभी तक देखा कि जो जॉन लॉक थे, उनका लाइफ किन किन चीजों से प्रभावित रहा और कैसे उनका लाइफ जीवन बीता, ठीक है। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो जॉन लॉक थे, आखिर वो क्या चाहते थे, ठीक है। वो मतलब क्या सोचते थे कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट को लाने के लिए आखिर किन किन चीजों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है, किन किन चीजों का जो बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग, यानी कि जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ऐसा वैसा कौन सा पॉइंट है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग पहले उस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, जॉन लॉक क्या कहते हैं कि हम लोगों को मॉडर्न गवर्नमेंट बनाने के लिए कम से कम ये 5 चीजों का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। जिसमें से पहला क्या है? तो ह्यूमन राइट्स प्रोवाइडेड बाय नेचर, ठीक है। वो क्या, उनका क्या मतलब हुआ? तो देखिए फ्रेंड, जॉन लोग इसके पीछे आर्गुमेंट देते हैं कि जो हमारा ह्यूमन राइट्स है, ठीक है, हमारा जो जीने का अधिकार है, हमारा राइट टू लाइफ है, हमारा जो राइट टू प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमें नेचर ने दिया है, ठीक है। और चूंकि वो नेचुरल है, उसे हम लोगों को भगवान ने दिया है, तो किसी का भी हक नहीं होना चाहिए उसे छीनने का, ठीक है। कोई भी उसे छीन नहीं सकता है स्टेट में, ठीक है। चाहे कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे पार्लियामेंट्री हो, मोनार्की हो, टिरैनी हो, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्यों ना हो, चाहे एरिस्टोक्रेसी क्यों ना हो, ठीक है। लेकिन किसी के पास भी ये अधिकार नहीं होगा, किसी के पास भी ये हक नहीं होगा कि किसी भी मानव से, किसी भी व्यक्ति से उसका ह्यूमन राइट्स, ठीक है, उसका मानवाधिकार कोई भी छीन नहीं सकता है, क्योंकि ये नेचर के द्वारा दिया गया है। और ये पहला आर्किटेक्ट होगा, पहला ये मतलब कि पहला कड़ी होगा जिसे मॉडर्न गवर्नमेंट का हम लोग स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। ये पहला पिलर है, ठीक है। दूसरा पिलर क्या आता है जॉन लॉक के अकॉर्डिंग? तो जॉन लॉक कहते हैं कि हम लोग को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए। सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब क्या होगा?
सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहने का मतलब हुआ फ्रेंड, देखिए हम लोगों को आपस में आकर के एक दूसरे के साथ मिल करके एक समझौता करना पड़ेगा, ठीक है। उस समझौते में क्या होगा, उस समझौते में हम लोग ये वादा करेंगे कि हम लोग कभी भी आपस में एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे, ठीक है। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे और ये हम आपके लिए नहीं बल्कि हम आप सब के लिए करेंगे और आप सब मेरे लिए करोगे, ठीक है। यानी कि मतलब कमिटेड ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन, ठीक है। आपको वॉर ऑफ एवरीवन अगेंस्ट एवरीवन नहीं करना, कमिट करना है, ठीक है। कमिट करने का मतलब क्या हुआ, अपना सारा पावर को, अपना सारा राइट्स को ट्रांसफर कर दो हर एक लोगों के पास, ठीक है। आपका राइट्स हर लोगों के पास होगा, लेकिन सिवाय क्या, राइट टू लाइफ, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है। और सब जब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ऐसा समाज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट आएगा तो क्या होगा, उससे लोगों के मन में डर की भावना खत्म हो जाएगी, ठीक है। लोगों के अंदर ये डर नहीं होगा कि उनका जो लाइफ है वो सिक्योर नहीं है, उनका जो प्रॉपर्टी है वो सिक्योर नहीं है, ऐसा कभी भी उनके मन में डर नहीं रहेगा, ठीक है फ्रेंड। और जो थर्ड इनका जो पिलर बनता है, वो थर्ड पिलर बनता है इनका मॉडर्न गवर्नमेंट स्टैब्लिश करने का रिवॉल्यूशन, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, जॉन लॉक ये भी कहते हैं कि मान लीजिए हम लोग सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी इसकी संभावना रहती है कि अगर जो गवर्नमेंट होता है, ठीक है, या जो भी ऐसा इंडिविजुअल जिनको हम लोगों ने पावर दिया है सोशल कॉन्ट्रैक्ट के दौरान, ठीक है, क्या पता वो कभी करप्ट हो जाए, वो कभी दूसरी डायरेक्शन में सोचने लग जाए, वो हम लोगों के बारे में अच्छा ना सोचे, ठीक है। तो हम लोगों के पास ये पावर होना चाहिए कि हम लोग रिवॉल्यूशन कर सकें। गेटिंग इट फ्रेंड्स। कहने का मतलब क्या होता है, देख रहे जॉन लॉक कितने अच्छे तरीके से इसे डिजाइन कर रहे हैं कि हम लोग मॉडर्न गवर्नमेंट को कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो पहला उन्होंने बताया पहला पिलर में कि हम लोगों को ह्यूमन राइट्स को काफी ज्यादा मतलब कि देना पड़ेगा प्रायोरिटी। उसके बाद हम लोगों को सोशल कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गलती हो सकती है, ठीक है, हो सकता है ऐसे लोगों को हम लोग पावर दे दें जो हम लोगों के बारे में ना सोचे, ठीक है, जो हमारे वेलफेयर के बारे में ना सोचे, वो खुद के बारे में सोचने लग जाए, ठीक है, वो करप्ट हो जाए। ऐसा पॉसिबिलिटी तो है ही। अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है ही तो उसका रेमेडीज भी हम लोगों के पास होना चाहिए, उसका उपचार भी हम लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। उपचार क्या होगा, हम लोग फिर से रिवॉल्यूशन लाएंगे, हम लोग फिर से क्रांति करेंगे और गवर्नमेंट को पलट देंगे, ठीक है। ऐसा गवर्नमेंट लाएंगे जो हमारे राइट्स को, हमारी लाइफ को प्रमोट करेगा, सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। गेटिंग इट। बात फ्रेंड देखिए उनका जो फोर्थ पिलर है मॉडर्न गवर्नमेंट के लिए, वो कहते हैं कि ये है प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स कहने का मतलब क्या हुआ, अगर हम लोग मान लीजिए कुछ काम कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लोग उसको अपने पास नहीं रख पाएंगे तो उसका कोई मतलब बनता है, कोई भी इंपॉर्टेंस उसका रह गया नहीं रह गया। और इससे क्या होगा फ्रेंड्स, मान लीजिए हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग उनका जो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, उनका जो एसेट होगा उसको हम लोग अपने पास अगर नहीं रख सकते हैं तो उसका कोई भी रेलेवेंस नहीं रह जाएगा हमारे मेहनत का। तो कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन में लैक आएगा, ठीक है। और जब मोटिवेशन में लैक होगा तो हमारे मन में फीलिंग आएगा कि अगर हम काम करेंगे तब भी हमको कुछ नहीं मिलने वाला, तुम काम करोगे तुमको भी कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है, तुम पूरा काम करोगे तब भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जब कुछ मिलने ही वाला नहीं, जब हमारे पास कोई अधिकार ही नहीं है कि अपना प्रॉपर्टी हम रख सकते हैं, तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा ही नहीं कि हम काम करें, ठीक है, तो हम लोग काम करेंगे ही नहीं। इसीलिए जॉन लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हमारा अगर हम लोगों को मॉडर्न गवर्नमेंट बनाना है, हम लोगों को एक मतलब कि मॉडर्न सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट करना है, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को प्रॉपर्टी राइट देना पड़ेगा, ठीक है, उनको उनके संपत्ति का अधिकार देना पड़ेगा, उनको संपत्ति का अर्जित करने का अधिकार देना ही पड़ेगा। और ये उनके लिए फोर्थ पिलर था, किसके लिए, मॉडर्न गवर्नमेंट को बनाने के लिए, ठीक है फ्रेंड। उनका जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर था उनका, वो था सिटीजन आर सुप्रीम। कहने का मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स, तो देखिए उनका कहना था कि ये सारी चीजें तो ठीक है, आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन पावर दे रहे हैं, प्रॉपर्टी राइट्स भी दे रहे हैं, ठीक है, आप ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, लेकिन आप ये मत भूल जाना गवर्नमेंट, ये मत भूल जाना स्टेट, कि जो सिटीजन्स है, जो नागरिक है, वो सुप्रीम है, ठीक है, यानी कि वो सबसे बड़े हैं। स्टेट में अगर किसी का सबसे ज्यादा पावरफुल है, किसी का सबसे ज्यादा जो पावर है, किसी का सबसे ज्यादा वैल्यू है, तो वो सिटीजन और वो नागरिक का है। अगर हम लोग इंडिया की बात करें फ्रेंड, तो इंडिया में भी जो सबसे ज्यादा सुप्रीम है वो सिटीजन है, ठीक है। हर एक 5 साल में उनके पास ये पावर होती है कि वो किसी भी गवर्नमेंट को बदल सकते हैं, किसी को भी बिठा सकते हैं, किसी को भी उतार सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा सिटीजन सुप्रीम है, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से फ्रेंड्स हम लोग को ये भी दिखता है कि जो जॉन लॉक है, उन कितने बड़ी कितने फार विजन के देख रहे थे, ठीक है, जहाँ पे उनको ये पता था कि जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, ठीक है, आने वाले जितने भी पीढ़ी होंगे, जितने भी मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होंगे, उनको कहीं ना कहीं वहाँ पे सिटीजन का इंपॉर्टेंस हम लोग को देखना पड़ेगा। सिटीजन के इंपॉर्टेंस को हम लोग नकार नहीं सकते, क्योंकि अगर सिटीजन है, इंडिविजुअल है, तो ही स्टेट बन सकता है। क्योंकि इससे कई साल पहले एंशियंट टाइम में ही प्लेटो ने कह दिया था कि स्टेट इज इंडिविजुअल रेट लार्ज, ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो ही स्टेट बन सकता है। लोगों ने इससे पहले सारे फिलोसोफर को काफी अच्छे तरीके से कवर कर लिया। अगर आप लोगों ने फ्रेंड्स अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है, प्लेटो, मैकियावेली, एरिस्टोटल, तो आप लोग प्लीज जाकर के उन वीडियोस को देख ले, ताकि आप लोगों को इस समझने में और भी ज्यादा आसानी, और काफी अगर आप लोग सिक्वेंशियली पढ़ते हैं फिलोसोफर को, तो आपको और भी ज्यादा डिटेल तरीके से समझ सकते हैं उन सारे फिलोसोफर को, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग को यहाँ से दिखता है कि देखिए जो ह्यूमन राइट मतलब कि जो जॉन लॉक है, वो कितने अच्छे तरीके से उन्होंने डिजाइन किया कि ह्यूमन राइट्स को मिलना चाहिए,
चाहिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, रिवॉल्यूशन का पावर होना चाहिए, प्रॉपर्टी राइट्स होना चाहिए, और साथ ही साथ जो सिटीजन होंगे, जो नागरिक होंगे, वो सुप्रीम होंगे स्टेट में, ठीक है, सबसे ज्यादा पावर किसी का होगा तो वो सिटीजन का ही होगा। गेटिंग इट? उसके बाद क्या होता है फ्रेंड, जब इनकी मतलब जीवन के जब अंतिम समय आ जाता है, ठीक है, जब इनका अंतिम दौर चल रहा होता है, तब ये इंग्लैंड में सर फ्रांसिस और लेडी मार्सम के पास रहते हैं, ठीक है, एसेक्स नामक जगह होती है इंग्लैंड में, वहां पे वो रहते हैं, और साथ ही साथ फ्रेंड्स वहीं पे उनके साथ रहते रहते इनकी मृत्यु हो जाती है। कब? 28 अक्टूबर 1704 में इनका मृत्यु हो जाता है, जब ये महज 72 साल की यानी कि 72 ईयर के होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तब इनका मृत्यु हो जाता है। कहाँ पे? जब वापस वो इंग्लैंड आ चुके होते हैं तब तक, और वहीं पे एपेक्स नाम की जगह पे इनका मृत्यु हो जाता है। उस वक्त वो सर फ्रांसिस और लेडी मार्सम के साथ वो रह रहे होते हैं फ्रेंड, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या होता है, इनका जो डेड बॉडी होता है वो मतलब कि एक मतलब ब्रिटेन में एक जगह होती है, हाई लेवल एक गांव होता है, एक विलेज होता है, ठीक है, वहीं पे उनका जो चर्च होता है, ठीक है, चर्च यानी कि जो चर्च का जो कंपाउंड होता है, उनका जो आंगन होता है, ठीक है, उनके अंदर ही इनका जो बरियल्स होता है, इनका जो समाधि होता है, वहीं पे गाड़ दिया जाता है। कहाँ पे? चर्च यार्ड के अंदर ही, यानी कि चर्च के अंदर ही इनका समाधि को गाड़ दिया जाता है। जो कहाँ पे होता है? वो हाई लेवल एक विलेज होता है, ठीक है, कहाँ पे? इंग्लैंड में यानी कि ब्रिटेन में, वहीं पे चर्च यार्ड में इसका जो समाधि होता है, जो बरियल्स होता है, उसको वहां पे गाड़ दिया जाता है। फ्रेंड्स, इनकी मृत्यु कब हो जाती है? 1704 में 28 अक्टूबर को इनकी मृत्यु हो जाती है, जब ये महज 72 साल के थे, ठीक है। और फ्रेंड्स, हम लोग को ये भी ध्यान रखना होगा कि इन्होंने कभी भी मैरिड नहीं किया था, ठीक है, इनका कभी भी शादी नहीं हुआ था, और इसीलिए इनके कभी भी कोई बच्चे भी नहीं हुए थे, ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ से क्या होता है फ्रेंड्स, जो जॉन लॉक का कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ही बड़े तरीके से, बहुत ही बड़े पैमाने पे आने वाले सारे फिलोसोफर को प्रमोट करता है, एक आइडिया देता है। और खास करके फ्रेंड्स अमेरिकन रिवॉल्यूशन को, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जैसे जितने भी बड़े बड़े रिवॉल्यूशन हुए जहाँ पे लिबरलिज्म का इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस हम लोग को दिखता है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं प्रमोट होकर के किससे आया था? तो जॉन लॉक का कंट्रीब्यूशन दिया हुआ था फ्रेंड्स वो। और जॉन लॉक से ही मतलब कि वो लोग इन्फ्लुएंस होकर के इतने बड़े बड़े रिवॉल्यूशन किए, फ्रांस रिवॉल्यूशन हुआ तो फिर अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो, ठीक है फ्रेंड्स। इस प्रकार से क्या होता है कि जॉन लॉक का मृत्यु हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं कि जो जॉन लॉक का है उनका इंपॉर्टेंट वर्क कौन सा है, उनके इंपॉर्टेंट बुक कौन से हैं, हम लोग उसको भी काफी डिटेल तरीके से समझ सकते हैं, ताकि एग्जाम में अगर इनके बुक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है, चाहे वो कब पब्लिश हुआ, मतलब उसका मतलब क्या था, कौन कौन से बुक है इनके द्वारा लिखे गए, तो सारे इंपॉर्टेंट बुक को हम लोग चलिए एक बार कवर कर लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड देखिए, इनका जो पहला इंपॉर्टेंट बुक था वो था एन एसे कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये इनका पहला बुक था जो 1689 में पब्लिश हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। और ये इनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन था, किसको लेकर के? तो फिलोसफी को लेकर के, ठीक है, इन्होंने इस बुक में फिलोसफी को काफी डिटेल तरीके से डिस्कशन किया था। इनका जो दूसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बुक था फ्रेंड्स वो था टू क्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। टू क्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट में क्या था फ्रेंड्स, जो जॉन लॉक थे वो उन्होंने अपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि जो स्टेट में सोशल कॉन्ट्रैक्ट करने की बात हो रही थी, ठीक है, समाज में जो एक दूसरे के करीब आने की बात हो रही थी, और साथ ही साथ जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट यानी कि जो गवर्नमेंट सबसे ज्यादा सुटेबल हो सकता है किसी स्टेट में, उस चीज के बारे में जिसमें बात की थी वो ये किताब था, ठीक है, कौन सा? टू क्रिटिसाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, जो कि ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के बाद 1689 में पब्लिश हुआ था। गेटिंग इट? इनका जो थर्ड बुक था फ्रेंड्स वो था अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है, ये इनका थर्ड बुक था जो 1689 में पब्लिश हुआ था, ठीक है फ्रेंड। और ये किस चीज के लिए था? तो ये बेसिकली रिलीजियस टॉलरेशन के लिए था, ठीक है, कि आप रिलीजन को टॉलरेट कितना कर सकते हो। कहने का मतलब क्या हुआ? रिलीजन का इंपॉर्टेंस को समझ सकते हो आप। अगर आपको मतलब बहुत ही ज्यादा नफरत है रिलीजन से, तो आप कैसे उनसे प्यार कर सकते हो, कैसे आप उनके साथ भी अच्छे तरीके से आप रह सकते हो, ठीक है। जहाँ पे उन्होंने बताया कि चर्च का और स्टेट का रोल क्या होता है, कहाँ कहाँ पे उन लोग साथ में आ सकते हैं, साथ में आकर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं समाज को, और कहाँ कहाँ पे दोनों को दूर रहने की जरूरत है, ठीक है। जिसमें वो ये बताते हैं कि जो पॉलिटिक्स होता है वो सिर्फ स्टेट के लिए होता है, चर्च के लिए नहीं होता है, इसलिए चर्च बिल्कुल भी पॉलिटिक्स के करीब नहीं आए, चर्च पॉलिटिक्स से दूर रहे, ठीक है, क्योंकि ये स्टेट का काम है। और ये कब बताया था फ्रेंड? तो ये इसने इस बुक के माध्यम से बताया था अ लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, ठीक है, जहां पर उन्होंने चर्च का और स्टेट का दोनों के कंट्रीब्यूशन को, दोनों के रोल को काफी अच्छे तरीके से डिफ्रेंशिएट कर दिया था। गेटिंग इट? तो चलिए फ्रेंड, इनका जो नेक्स्ट बुक था, फोर्थ बुक, वो था सम थॉट्स कंसर्निंग एजुकेशन, ठीक है, ये इनका फोर्थ बुक था जो 1693 में पब्लिश हुआ था। और ये किस लिए था फ्रेंड्स? इस बुक के माध्यम से फ्रेंड जॉन लॉक ने बताया था कि जो चाइल्ड होता है, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, उनकी मानसिकता को अफेक्ट करने के लिए एजुकेशन कितना बड़ा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। एजुकेशन और चाइल्ड का काफी कितना गहरा रिलेशन होता है, उस चीज को दर्शाया था जॉन लॉक ने इस बुक के माध्यम से, ठीक है, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमारा जो चिल्ड्रंस का जो होता है, जो हमारा जो चिल्ड्रंस का माइंड होता है, उनको एजुकेशन के द्वारा कैसे हम लोग बदल सकते हैं, कैसे एक नई विचारधारा उसे दे सकते हैं, और इस चीज को काफी डिटेल में समझाया था उन्होंने इस बुक के माध्यम से। गेटिंग इट? के बाद फ्रेंड इनका जो नेक्स्ट बुक था वो था द
रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, ये जो बुक था फ्रेंड्स द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी, इसमें वो बेसिकली उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दर्शाया था, जिसमें ये बताया था कि जो क्रिश्चियनिटी होता है, ठीक है, जो बेसिकली इंग्लैंड का मेन वहाँ पे रिलीजन है, जो मेन वहाँ पे धर्म है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उन्होंने उस चीज के बारे में बताया था कि जो क्रिश्चियनिटी होता है उनका मेन रोल क्या है। ठीक है, जैसे हमारा हिंदू धर्म बताता है, जो भगवत गीता है हमारा, ठीक है, जैसे मुस्लिम में कुरान है, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी का जो धर्म होता है उसको बताया था उन्होंने कि कैसे क्रिश्चियन मतलब अपना रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है, कैसे उनका विजन क्या होना चाहिए। ठीक है, कैसे जो मतलब चर्च के मोह माया में आकर के जो लोग गलत काम कर रहे हैं, कैसे उस चीज से वो ओवरकम कर सकते हैं, कॉप आउट कर सकते हैं। ठीक है, उनका रोल क्या होना चाहिए, उस चीज को उन्होंने बताया था किसके माध्यम से, द रीजनेबलनेस ऑफ क्रिश्चियनिटी। ठीक है, कि आखिर जितने भी क्रिश्चियन है उसका रीजन मतलब उनका रीजन क्या है। ठीक है, आखिर वो मतलब उनका अस्तित्व क्या है। ठीक है, उस चीज को उन्होंने बताने का प्रयास किया था इस बुक के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड, उनका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बुक बनता है फ्रेंड्स वो है अ सेकंड लेटर कंसर्निंग टॉलरेशन, जो उनका 1690 में पब्लिश हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, जहाँ पे फ्रेंड्स उन्होंने रिलीजन के फ्रीडम की बात कही थी। ठीक है, कि कैसे हम लोग जो रिलीजन होता है उसे हम लोग दबा नहीं सकते या किसी के माइंड में थोप नहीं सकते, बल्कि हम लोग उसे फ्रीडम दे सकते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग के संविधान में ये कहा गया है कि हमारे पास अधिकार है। ठीक है, आर्टिकल 25 में साफ साफ ये लिखा गया है कि हमारे पास अधिकार है। ठीक है, हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम लोग उस धर्म को प्रमोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकार हमें भारत के संविधान ने दिया है फ्रेंड्स, जो कि जॉन लॉक उस समय कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग को रिलीजियस फ्रीडम देना पड़ेगा। ठीक है, लोगों को इससे एक नई विचारधारा आती है, इसलिए हम लोग को ये कहने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए कि लोगों के पास एक विचारधारा हो। ठीक है, जिसे वो फॉलो करे, चाहे उसे जो भी धर्म फॉलो मतलब कि पसंद आए। ठीक है, वो उसे फॉलो कर सकता है, इस पे कोई भी बाउंडेशन, कोई भी लिमिटेशन, कोई भी डोमेन उसका नहीं होना चाहिए, कोई भी उसका मतलब लिमिटेशन का होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, लोगों को फ्री छोड़ देना चाहिए, उसको फ्रीडम देना चाहिए, रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, कि वो लोग खुद डिसाइड करें कि उनको क्या अच्छा लगता है। गेटिंग इट फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समझा कि जो जॉन लॉक थे उनका जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, उनके हम लोग लाइफ के जो काफी डिटेल में समझे, उनके जीवन से लेकर के यानी कि उनके बॉर्न से लेकर के उनके डेथ तक, उनकी मृत्यु तक हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से डिटेल में समझा कि आखिर उनका जीवन किन किन चीजों से प्रभावित रहा। ठीक है, किन किन चीजों से अफेक्टेड रहा, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को भी हम लोगों ने काफी अच्छे तरीके से समझने का प्रयास किया, उनके इंपॉर्टेंट बुक को देखा कि आखिर वो अपने बुक के माध्यम से कैसे वो समाज को एक नई चेतना, एक नया जागरण देने का कोशिश कर रहे थे, कैसे लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके बुक से, उनके कंट्रीब्यूशन से बहुत ही बड़ा मतलब कि एमिनेंट रोल प्ले करते हैं इंग्लैंड के, साथ ही साथ वो आने वाले सारे मॉडर्न फिलोसोफर के लिए, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंटिस्ट के लिए कि आप इस डायरेक्शन में भी सोच सकते हैं और मॉडर्न गवर्नमेंट को बना सकते हैं। गेटिंग इट, आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। ठीक है, आप लोग ऐसे ही वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोगों को आगे आने वाले सारी वीडियोस पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, इसलिए प्लीज प्लीज स्टे ट्यून्ड। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे, आप लोगों को पढ़ने में बहुत ही मजा आने वाला है। जॉन लॉक की सीरीज में कंप्लीटली हम लोग बहुत ही काफी डिटेल में से कवर करने वाले हैं, इसलिए प्लीज स्टे ट्यून्ड। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को फ्रेंड्स ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आने वाली सारी वीडियोस फ्रेंड्स कोशिश करेंगे बहुत ही जल्दी आएगा। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें फ्रेंड्स, और आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और फ्रेंड्स बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले सारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू, बाय बाय।